हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा केस है जो बिल्कुल एक मूवी की स्टोरी की तरह लगता है। इसमें इतने सारे प्लॉट्स हैं कि आपको एंड तक ये पता ही नहीं चलेगा कि असली में किलर था कौन। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टोरी। जब ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में क्लास शुरू होने वाले थे तो स्टूडेंट्स की चहल पहल शुरू होने लगी थी और इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स जो रैंडल हॉल की तरफ जा रहे थे वहाँ स्टेयर्स के पास एक लाश मिली जिसके पूरे चेहरे पे कट्स थे और किसी ने उसको बहुत बुरी तरह से पीटा था। उसके पूरे फेस से लेकर गले तक पर्पल लाइंस थी जहाँ से उसका गला घोटा गया था। उसके पास कोई पर्स या फ़ोन कुछ भी नहीं था जिससे पता लगाया जा सके कि वो कौन थी। सेक्सुअल असॉल्ट का भी कोई साइन नहीं था। उसके कपड़े वैसे के वैसे ही थे, बस गायब था तो उसके शूज़ और सॉक्स। पुलिस ने जल्द ही पूरे एरिया को सील किया और सबसे पहला गेस यही था कि शायद ये किसी ने चोरी के मकसद से किया होगा, पर यह कंफर्म करना लगभग इम्पॉसिबल था क्योंकि पहली बात तो वहाँ यूनिवर्सिटी में अंदर या बाहर कोई भी कैमरास नहीं थे जिसे देख के पता लगाया जा सके कि डेबी के साथ क्या हुआ था। और दूसरी बात कि ये कोई आइसोलेटेड कैंपस नहीं था और वहाँ स्पेशली जहाँ ये लाश मिली रैंडल हॉल एक ऐसी जगह पे था कि वहाँ आसपास रेसिडेंशियल एरिया था। मतलब जैसे ये सेम ही लॉबी और सेम ही सीढ़ियाँ आसपास रहने वाले लोग भी यूज़ करते थे और ये तो बिल्कुल साफ था कि इस लड़की का खून वहाँ नहीं किया गया था, उसे कहीं और मार के यहाँ लाया गया था। उसी दौरान उसके शूज़ गायब हो गए होंगे। कुछ घंटे बाद एक लड़का वहां भागते हुए आया और उसने पुलिस को कहा कि उसे अंदर जाने दे क्योंकि उसे पता है वो लड़की कौन है। पुलिस को तुरंत ही उस पर शक हुआ क्योंकि पुलिस को खुद भी नहीं पता था कि ये लड़की कौन है और तुरंत ही उसको अंदर ले जाकर उससे पूछताछ की। उस लड़के का नाम था कर्ट रेनर। वो भी वही यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था और उसे ये लगता है कि जो लड़की मर गई है वो उसकी गर्लफ्रेंड 21 साल की डेबी विल्सन है। और फिर उसने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन दिया कि अगली रात को वो डेबी के साथ ही रैंडल हॉल के कंप्यूटर लैब में उसके साथ था क्योंकि डेबी को बहुत सारा काम था और वो बस वहाँ उसे कंपनी देने के लिए रुका था। पर रात के 1:30 बजे वो काफ़ी थक गया था और डेबी को अब भी बहुत सारा काम बाकी था तो वो वहाँ से अपने घर चला गया। पर डेबी सेफ रहे उसके लिए उसने कैंपस के सिक्योरिटी गार्ड से बात की थी और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे दिलासा दिया था कि वो डेबी का ख्याल रखेगा। पर सुबह जब डेबी क्लास में नहीं दिखी और सब स्टूडेंट्स वहाँ रैंडल हॉल पे मिली डेड बॉडी के बारे में बात कर रहे थे तो उसने कंप्यूटर लैब के बाहर देखा जहाँ डेबी की कार अब भी पार्क थी। तब उसको लगा कि ये डेबी हो सकती है, पर पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं था क्योंकि कर्ट ने ही आखिरी बार डेबी को जिंदा देखा था। और सुबह जब उसने सुना कि रैंडल हॉल के बाहर लाश मिली है और यही वो जगह थी जहां वो डेबी को अकेले रात को छोड़कर गया था तो उसको इतने घंटे कैसे लग गए ये समझने में। ऊपर से उसके हाथ पे भी ब्रूसेस थे और उंगलियों में कट्स भी थे। अब ये मर्डर मोटिव चोरी का कम और पर्सनल ज़्यादा लग रहा था। कर्ट ही किलर लग रहा था क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केसेस में लवर ही होता है किलर, या तो जेलसी या फिर कोई और रीज़न से। तो अब कर्ट ही मेन सस्पेक्ट था इस केस में। पुलिस ने कर्ट को अपने रूम में जाने के लिए कहा और कंप्यूटर लैब में छानबीन करना स्टार्ट किया जहां उससे डेबी जिस कंप्यूटर पर काम कर रही थी वो मिला जो अब भी चालू था और आधे सेंटेंस में ही उसका कर्सर ब्लिंक कर रहा था। लास्ट एंट्री 138 की थी और वहाँ 2 एक्सटेंशन कोड भी मिले जो कि डेबी की गर्दन के निशान से मैच कर रहे थे और वहाँ पर एक खून का निशान भी था जिसका सैंपल लेके उन्होंने टेस्ट करने के लिए भेजा। पर बाकी पूरा लैब काफ़ी क्लीन और नीट था
जिससे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। पर वहाँ सुबह ही साफ सफाई हो गई थी और सारे फिजिकल एविडेंस मिट गए थे। हालांकि ये सब मिस्टेक से हुआ था, वहाँ काम करने वाले को ये कुछ भी नहीं पता था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की पर उसने वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा था। हालांकि उसने कहा कि वहाँ सब टेबल और चेयर बिखरे हुए थे, पर स्टूडेंट्स ये सब ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं कई बार, तो उसका ध्यान उस पे नहीं गया। पुलिस के पास कोई भी तगड़ा एविडेंस नहीं था कर्ट या किसी के भी खिलाफ। वो चाहते थे कर्ट को गिरफ्तार करना, पर बिना एविडेंस के वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो पुलिस ने उसे वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया और कर्ट गया भी, बट उसने साफ मना कर दिया कि उसका इस डेथ में कोई हाथ नहीं है। और रही बात ब्रूसेस की, तो वो उसको जब पता चला कि डेबी के साथ क्या हुआ है, तो उसने दीवार पे पंच मारा था, उसकी वजह से हुआ। और फिंगर में कट्स उसे गाड़ी ठीक करते समय लगे थे। इसका कोई एलाबाई नहीं था, पर कर्ट ने कहा था कि वो जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड से मिला था। तो पुलिस ने उस गार्ड क्लेटमैन, जो कि वहाँ बहुत सालों से काम कर रहा था, उसे पूछा, पर उसने भी यही बताया कि कर्ट 1:30 बजे वहाँ से चला गया था। और उसके बाद उसने ब्रोसन से रेडियो पे बात की थी। जो वहाँ का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था, उसने उसको बताया था कि कंप्यूटर लैब में एक लड़की है जिसे उसे या डिक्सन को देखने जाना होगा। और क्लेटमैन ने कहा कि थोड़ी देर बाद उसने वहाँ से किसी स्टूडेंट को जाते देखा था। हालांकि अंधेरा था, कुछ ढंग से दिखा नहीं, पर उसने किसी को बाहर जाते देखा था। और क्लेटमैन ने कहा उसने कंप्यूटर लैब में एक कदम भी नहीं रखा था और वो लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को भी तैयार था। पुलिस ने उसकी जांच की और वो एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर था। और ब्रोसन के जांच के हिसाब से उसका एक चोरी का पास्ट रिकॉर्ड था और उसने झूठ बोला था ये नौकरी के लिए। और उसने बताया कि हाँ, उसे कॉल आया था गार्ड का, पर उसे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं लगी, तो वो नहीं गया। और उसने बताया कि आप मेरा गार्ड कार्ड चेक कर सकते हो, जो कि बेसिकली एक पंचिंग कार्ड जैसा होता है कि वो कहाँ कहाँ गया है उससे पता चल सकता है टाइम के साथ। और जब पुलिस ने वो चेक किया तो वो सब जगह अपने टाइम पे ही था, पर उसका मतलब ये नहीं था कि उसने कत्ल नहीं किया है, क्योंकि हर एक पंच के बीच में काफ़ी टाइम था जिसमें वो इजीली कंप्यूटर लैब में जाकर डेबी को मार सकता है। और उसने पुलिस को ही ब्लेम किया कि वो उसे परेशान कर रहे हैं। और उसने मजाक में ये भी कह दिया कि हाँ, मैंने ही डेबी को मारा है। और उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने से भी मना कर दिया। और जब तीसरे गार्ड डिक्सन से पूछताछ की, तब उसने बताया कि उसको ब्रूसन का कोई ऐसा कॉल आया ही नहीं, पर उसे पता था कि वहाँ कंप्यूटर लैब में कोई है, क्योंकि वो जब 2:30 बजे वहाँ से निकला तो वहाँ की लाइट्स भी चालू थी और अंदर से प्रिंटर की आवाज़ भी आ रही थी। पर वो उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, जो भी अंदर काम कर रहा हो। तो डिक्सन वहाँ से चला गया और वो घंटों तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। और जब कुछ घंटों बाद वो वहाँ से गुजरा तो उसने देखा लैब की लाइट्स भी बंद थी और बाहर से दरवाज़ा भी बंद था। तो उसने सोचा जो भी अंदर काम कर रहा था वो घर चला गया होगा। जब पुलिस ने उसे पूछा कि उन लोगों ने डेड बॉडी को कैसे नहीं देखा वहाँ, तो उसने जवाब दिया कि उसके सिक्योरिटी राउंड सिर्फ बिल्डिंग के अंदर ही थे और बॉडी बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियों के नीचे मिली थी। तो अब क्लेटमैन और डिक्सन दोनों शक के बाहर थे, पर ब्रोसन अब प्राइम सस्पेक्ट था, पर उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं था, तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाई। इंस्टेड पुलिस ने उस आदमी को ट्रेस किया जो क्लेटमैन ने रात को देखा था, और वो था एक पीएचडी स्टूडेंट एस्लिन, जो कि कई बार रात को लेट तक वहाँ रुकता था। और उसके ऑफिस में काम करने वाले सेक्रेटरी को भी उसने गर्दन के पास पेंसिल रख के धमकी भी दी थी कि वो उसे मार देगा। और उसकी ऑफिस एग्जैक्टली वहीं ऊपर ही थी जहाँ से डेबी की बॉडी मिली थी। पर पुलिस ने जब उसे पूछताछ की तो उसने कहा कि वो वहीं पर था जिस रात डेबी को मारा गया।
पर वो पूरी रात अपनी ऑफिस में ही था और उसने डेबी को ना ही देखा है और ना ही कुछ उससे बात हुई थी। और उसने लाई डिटेक्टर के लिए भी तुरंत हाँ कर दी, पर वो फेल हो गया। और उसने बताया कि उसके साथ उस दिन 2 और स्टूडेंट्स थे, आप उससे पूछ सकते हैं। पर जब पुलिस ने उस स्टूडेंट्स को पूछा तो उसने कहा नहीं, एस्लिन पूरी रात ऑफिस में नहीं था। वो 1 बजे ऑफिस से ये कहकर चला गया था कि वो नैप लेने जा रहा है और करीबन 3 घंटों तक वो बाहर था। जब पुलिस ने एस्लिन को ये बताया तो उसने अपने जवाब में कहा कि हाँ, वो भूल गया था कि वो बाहर स्टडी हॉल में सो रहा था। पर उसके अलावा उसने ना ही डेबी को देखा है और ना ही उससे बात की थी। पर पुलिस को उसकी स्टोरी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बट जस्ट लाइक कर्ट और ब्रोसन, एस्लिन के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था, तो उसे भी अरेस्ट नहीं कर पाई। और पुलिस ने इस सब को छोड़कर डेबी के फ्रेंड से पूछताछ की और तब पता चला कि डेबी का एक स्टॉकर था जिसका नाम था एलन स्मिथ, जो कि डेबी का काफ़ी अच्छा दोस्त था। पर एक टाइम पे उसे रिलेशन को आगे बढ़ाना था, पर डेबी ने उसे रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से वो उसे हर जगह फॉलो करता रहता था कि डेबी उससे बात करे और उसके साथ रहने के लिए मान जाए। और दिन ब दिन उसका गुस्सा और ऑब्सेशन बढ़ रहा था। डेबी के फ्रेंड्स ने उसी दिन एलन और डेबी को कैंपस में फाइट करते हुए भी देखा था और उसके पास कोई एलाबाई भी नहीं था। उसने कहा कि वो अपने रूम में अकेला था, बट बाकी सब सस्पेक्ट्स की तरह एलन के खिलाफ भी कोई प्रूफ नहीं था, तो उसे भी जाने दिया। इसी समय में वो जो कंप्यूटर लैब में खून के निशान मिले थे उसका रिजल्ट आ गया था। उस टाइम पे डीएनए टेस्ट नहीं होता था, तो सिर्फ ब्लड टाइप ही पता चल पाया कि वो टाइप ए ब्लड था और डेबी का ब्लड टाइप था ओ। सो बेसिकली ये उस किलर का ही ब्लड था। तो अब पुलिस ने सारे मेन सस्पेक्ट्स को बुलाया, कर्ट, ब्रोसन, एस्लिन और एलन। तब से उसका ब्लड सैंपल लिया और उसमें से अगर किसी का भी ब्लड टाइप ए आया तो वही किलर होगा। बट अनबिलीवेबली किसी का भी ब्लड टाइप ए नहीं आया और पूरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन फिर से 0 पे आके रुक गई। कोई और सस्पेक्ट नहीं था, कोई लीड नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी के बच्चों में काफ़ी डर का माहौल था। बट आखिरकार कोई डेबी को अपना शिकार बनाना क्यों चाहेगा? वो एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी, ना किसी से दुश्मनी। इनफैक्ट उसने अपने डेस्क के ऊपर एक मर्सिडीज बेंज का फ़ोटो भी लगाया था, एक मोटिवेशन के लिए कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और अच्छे ग्रेड्स लाएगी तो वो क्या हासिल कर सकती है। पर उसका यही हार्ड वर्क उसके मौत का कारण बना। कुछ फिजिकल एविडेंस थे जो कि स्टोरी में कहीं बैठ नहीं रहे थे, क्योंकि अगर चोरी की वजह से किसी ने मारा होता तो सिर्फ उसके शूज़ और सॉक्स गायब नहीं होते, क्योंकि जब उसकी बॉडी मिली थी तब उसने काफ़ी कीमती चीज़ें पहनी थी, जैसे वॉच, गोल्ड रिंग, चेन। बट वो सब वैसे का वैसा ही था। तो इवेंचुअली वो कोल्ड केस में चला गया। 1992 में पूरे 8 साल के बाद कोल्ड केस स्क्वाड को ये केस सौंपा गया, जिसको लीड कर रहे थे बॉब स्नाइडर। और वो इस केस को एक ऐसे ग्रुप के पास ले गए जहां FBI एजेंट, साइकोलॉजिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट, लॉयर्स, जजेस, सब तरह के जीनियस लोग थे जो पूरी दुनिया से मंथली इकट्ठा होके ऐसे ही कुछ केसेस पे काम करते थे। स्नाइडर ने पूरा केस सबको बताया और कुछ घंटों तक वहाँ भी साइलेंस था। फिर रिचर्ड वॉल्टर, जो कि इस ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर थे और वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थे, और उसने एक ऐसे क्लू की तरफ सबका ध्यान खींचा जो अब तक पुलिस ने मिस कर दिया था। वो था डेबी के मिसिंग शूज़। उसने बताया कि ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है, उसके शूज़ ही सबसे बड़ा क्लू था। किलर कोई फूड फेटिश था और उसके अलावा उसके पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसने सब लोग जो केस से कनेक्टेड थे उनको बुलाया। और जब कंप्यूटर लैब के मैनेजर से बात की
तो उसने कहा कि उसके मन में हमेशा से ये सवाल था कि वहाँ के प्रिंटर्स 10 बजे बंद हो जाते हैं। तो उस सिक्योरिटी गार्ड डिक्सन ने अंदर से प्रिंटर की आवाज़ कैसे सुनी, और डिटेक्टिव्स ये सुनकर शॉक में थे कि ये अब तक किसी के ध्यान में कैसे नहीं आया। फिर उन लोगों ने डिक्सन पे फिर से नज़र घुमाई, जो कि सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर था, क्योंकि वो बाहर से एक काफ़ी शरीफ मिलिट्री बैकग्राउंड से आया हुआ लग रहा था। पर जब उसके मिलिट्री रिकॉर्ड्स में ढूंढा तब पता चला कि 1979 में उसकी सर्विस के पहले साल में ही उसकी कंप्लेंट थी कि उसने किसी सोल्जर के वाइट रिबॉक के स्नीकर्स चोरी किए थे, एग्जैक्टली वैसे ही शूज़ जैसे डेबी पहनती थी। पुलिस ने डिक्सन के घर के आसपास जांच की और 4 औरतों ने ये बताया कि उसके घर से चोरी हुई थी और सिर्फ वाइट शूज़ और सॉक्स ही गायब थे। हालांकि उन लोगों को नहीं पता था किसने चोरी की। जब पुलिस ने डिक्सन के घर पे रेड मारी तो एक क्लोजेट में से 28 जूते, वो भी यूज़ किए हुए प्लास्टिक बैग में बिल्कुल ट्रॉफी की तरह सजाए हुए मिले, और उसके पास से 78 ऐसे वीडियोस मिले जिसमें औरतें वाइट शूज़ पहन के चल रही हो, और कुछ भी नहीं था उस वीडियोस में, सिर्फ पैर के ही वीडियोस थे। और उसने अपने बयान में कहा कि वो उस रात उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, जो कि उसकी वाइफ बनी और उस टाइम तक एक्स वाइफ थी। उसने बताया कि उस रात कई घंटे नहीं, सिर्फ कुछ मिनट ही बात की थी। पुलिस ने डिक्सन को अरेस्ट किया और कुछ टाइम तक उसने कुछ एडमिट नहीं किया, पर जेल में वो सबको बताता फिर रहा था कि उसने कैसे एक लड़की को मार दिया था, ताकि वो अपने तरीके से उसके पैर को एंजॉय कर पाए। और किसी ने ये बात पुलिस को बता दी। डिक्सन को डेबी विल्सन का मर्डर करने के लिए पूरी उम्र जेल हुई। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। कुछ भी एडवाइस हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।